फिर कवियों के बाण बहुत गंभीर सवाल अपने में समेटे हुए हैं और जब संसद में भी काका हाथरसी के बोल गूंज उठे, इसका मतलब नेताजी को कवि लपेटे हुए हैं। लपेटे में नेताजी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा जनता। फिर हमारे साथ मौजूद हैं कवि और वो नेता जो लपेटे में लिए जाएंगे इन कवियों द्वारा। सबसे पहले मैं नेताओं साहब का तारुफ कराऊं। हमारे साथ बीएसपी समर्थक अंसार रजा साहब हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल यादव जी हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और इन सबको लपेटे में लेंगे चिराग जैन साहब, शंभू शेखर जी, सतीश मधुप साहब और गौरव चौहान। सभी नेताओं का स्वागत करता हूं और दुआ करता हूं कि जिस अच्छे मन से आप यहां आए थे उसी अच्छे मन से वापस जाएं, क्योंकि आए ना सभी को अब हम दिखाने वाले हैं, आए ना सभी को अब हम दिखाने वाले हैं, प्रश्न जो है जनता के हम उठाने वाले हैं। और यूं तो रोज उलझी है जनता झूठे वादों में, किंतु अब लपेटे में नेता आने वाले हैं, किंतु अब लपेटे में नेता आने वाले हैं। और मेरा पहला प्रश्न भी सुधांशु जी से ही है। स्वागत है बेटा। सुधांशु जी, नोटबंदी की सरकार ने वादे, और गरीब आदमी बहुत खुश था, उसे लगा था कि अब जितने काले धन वाले हैं वो सब एक एक करके उनका बुरा होगा। लेकिन हुआ क्या, मिला क्या काले धन से, ये हमें बतलाओ मोदी जी। मिला क्या काले धन से, ये हमें बतलाओ मोदी जी। हैं कितने नेता जेलों में, हमें गिनवाओ मोदी जी। और परेशान सिर्फ जनता थी, है नेता अब भी मौजों में, केवल चरखा चलाकर हमको ना बहलाओ मोदी जी। देखिए, जो इन्होंने कहा है उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि चाहे मीडिया में जनता की प्रतिक्रिया हो, सर्वेक्षण हो या कुछ हुए चुनाव हो, सब में जनता ने अभूतपूर्व उत्साहजनक समर्थन दिया। इसलिए मैं एक ही पंक्ति कहूंगा मोदी जी के लिए कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है चिरागों के हवाओं के खिलाफ। वाह, बहुत अच्छे। पहले चार पंक्तियां सौंप रहा हूं अपने इस मंच की तरफ से। शंभू पुनः शिखर पर होंगे, गौरव बढ़ने वाला है, ये चिराग अब साथ मधुप के तम से लड़ने वाला है, पंजा, फूल, साइकिल, हाथी चारों आज लपेटे हमें और इनके घर में कविताओं का झंडा गड़ने वाला है। और सवाल करता हूं अनिल जी आपसे, मैं भी विशेष रूप से उसी गढ़ से आया हूं जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये बता दें अनिल जी, सतीश जी उस कॉलेज में पढ़ाते हैं जहां कभी मुलायम जी पढ़ाया करते थे जी। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कहा सर। हमारे यहाँ साहब एक ऐतराज सावधान हो गए कि इतिहास में कंस ने पिता को सत्ता से हटाया, औरंगजेब ने सत्ता से हटाया, वर्तमान युग में फिर एक दृश्य सामने आया। हमने एक सवाल किया है, आपसे जवाब मांगते हैं कि तुम्हें महकती सुबह भेंट दूं या कि सुहानी शाम दूं, तुमको थोड़ा कष्ट दिला दूं या थोड़ा आराम दूं। कंस और औरंगजेब ने पिता हटाए सत्ता से, तो अखिलेश बताएं हमको तुम्हें कौन सा नाम दूं। बड़ी सीरियस बात इन्होंने मजाक में कह दी। मैं समझता हूँ इसकी जगह क्वेश्चन ये होना चाहिए कि विकास किसने कितना किया, अखिलेश यादव जी ने कितना विकास किया और क्यों नरेंद्र मोदी जी इतने बौखलाए हुए हैं। मैं एक इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो दो युवा लोग गठबंधन बना के साथ में आए हैं, तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में कहावत सुनी होगी कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। हमने तो यही देखा अर्थ समाजवाद में, हमने तो यही देखा अर्थ आपके समाजवाद में, पहले परिवार समाज बाद में। परिवार की लड़ाई को ना देख, ये तो खत्म हो जाएगी।
देखना है तो 302 किलोमीटर लंबे बने उस एक्सप्रेसवे के को देख, जिससे तुम्हारी गाड़ी मैनपुरी से यहाँ तक आएगी। सर धमकी दे रहे हैं कि समझा रहे हैं? अभी पूरी सुनिए। और एक बार और अखिलेश यादव को चुनकर देख, उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल जाएगी। एक सवाल आपसे ही मैं करता हूं आदरणीय अनिल जी। अभी आपका मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, उसमें जो बात कही है मैनिफेस्टो में आपको पता ही होगा, ऐसे भी तरक्की का ये रास्ता दिखाएंगे, ऐसे भी तरक्की का ये रास्ता दिखाएंगे, पाउडर का दूध बच्चों को ये तो पिलाएंगे, पाउडर का दूध बच्चों को ये तो पिलाएंगे, नेता न हुए लगता है हकीम हो गए, नेता न हुए लगता है हकीम हो गए, जो 1 किलो घी में ही सेहत बनाएंगे। बहुत अच्छा है शंभू भाई। जवाब गठबंधन के दूसरी तरफ से आ रहा है। मैं बस एक चीज कहूंगी, पूछ लेता हूं, बस फिर एक जवाब चीज एक एक साथ जवाब दे देना। मुझे बिल्कुल अब इंतजार है, इतनी अच्छी तरीके से आप हमें हमारे लपेटे में ले रहे हैं, हमें तो बिल्कुल इंतजार रहेगा हमारे लिए क्या टिप्पणी देनी है। पर मैं एक चीज कहूंगी, हकीम तो आजकल एक ही हैं जिन्होंने कल संसद में बोला था कि जब हेल्दी इकोनॉमी होती है तभी ऑपरेशन किए जाते हैं, जब पेशेंट हेल्दी होता है तभी उस पर ऑपरेशन किया जाता है। तो जो नीम हकीम है आजकल एक ही हैं। चलिए एक फिर आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। एक साइकिल पे 2 सवारी साथ चलेंगे, एक साइकिल पे 2 सवारी साथ चलेंगे, मिलजुल के दोनों टायरों में हवा भरेंगे, मिलजुल के दोनों टायरों में हवा भरेंगे, जो खुद की जेब खुद ही पहले फाड़ चुके थे, जो खुद की जेब खुद ही पहले फाड़ चुके थे, वो जनता की सुरक्षा को कैसे करेंगे, वो जनता की सुरक्षा। नहीं, वो हवा भरने का काम प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कर चुके हैं, हमारे गठबंधन के लिए। जो हवा फैलाई थी 2014 में और जिनको वो पूरा नहीं कर सके, वो हवा हमारी साइकिल में है, और हवा तो जो काम किए हैं वो साइकिल में है। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम भाजपा पे सवाल करते हैं तो कांग्रेस का जवाब दिया जाता है, जब कांग्रेस को पूछते हैं तो सपा का जवाब दिया जाता है। जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आना चाहिए। यही हो रहा है सुधांशु जी राजनीति में कि जब हम मोदी जी से पूछते हैं कि साहब नोटबंदी पे क्या हुआ, तो वो बताते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मेरा एक 4 पंक्तियों में सवाल पूछता हूँ, स्वागत है। मेरा प्रश्न सीधे सीधे आपके गठबंधन से है, क्योंकि आपने उनसे माइक छीना, मैंने भाई से छीन लिया, बराबरी का मामला है। कि साहब ने कहा बहन जी हाथी में खा गई, साहब ने कहा बहन जी हाथी में खा गई, मैडम ने कहा भाजपा मंदिर पचा गई, हर शख्स दूसरे के दोष देख रहा है, जो तुमने तरक्की करी वो कहाँ गई। क्या कुछ कमी रही है अब के हाव भाव में, लैपटॉप तक है बांटने चले ये ताऊ में, सारे फसाद छोड़ो सभी, सारे फसाद छोड़ो आप इतना बता दो, सारे फसाद छोड़ो आप इतना बता दो, क्यों राम जी आते हैं याद बस चुनाव में, क्यों राम जी आते हैं याद बस चुनाव में। सुधांशु जी, आप जवाब दो, उससे पहले इसी को ऐड करते हुए एक जवाब। दरअसल क्या है, सवाल ही सवाल है आज तो, आज लाजवाब स्थिति है। क्या नहीं, आप कभी कभी तो आप लोग सुनते हैं सरदेश। दरअसल क्या है कि मैं अक्सर के बहुत डेडिकेटेड पार्टी है, बहुत समर्थन करता हूं आपका, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि बहुत शॉर्ट टर्म लव होता है किसी भी चीज से। थोड़े दिन के लिए एक मुद्दा उठता है, उससे बहुत मोहब्बत होती है, उसके पीछे जान दे देंगे टाइप की फीलिंग होती है, उसके बाद वो मुद्दा खत्म हो जाता है। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ और फिर शंभू जी के सवाल में एड ऑन करता हूँ कि दिल्ली के बाद सिंपैथी चाय की नहीं ली, दिल्ली के बाद सिंपैथी चाय की नहीं ली, टेंशन भी मार्गदर्शक की राय की नहीं ली, किसको कहाँ तलक है भुनाना ये फिक्स है, पटना के बाद सुध कभी गाय की नहीं ली। देखिए, आपने जो ये दोनों बातें कही, गाय और राम, ये हमारे लिए सांस्कृतिक मुद्दा है,
जिसे हम कहेंगे भाई रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, आपको याद हो तुलसीदास की एक बड़ी फेमस पंक्ति है कि जब मीराबाई ने उनसे पूछा था कि मेरे परिवार के और पूरे राजकुल के और राज्य के लोग खिलाफ हो गए हैं, तो मैं भगवान की भक्ति करूं या ना करूं, तो तुलसी ने क्या जवाब दिया था? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हम जीत रहे हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। ये है कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं सर कॉन्फिडेंस। के बाद आप नहीं पूछते। अगर अरे अंसार राजा जी, कैसे चुनाव जीतेंगे आप? मैं पूछता हूं, किसको शामिल किया याद करना। लोड हो गया अपराधों का भार तुम्हारे हाथी पर, टंगे हुए हैं दहशत के हथियार तुम्हारे हाथी पर, और किस मुंह से बहन जी, किस मुंह से अपराध मुक्त यूपी का राग सुनाती हो, बैठ गया जब अंसारी मुख्तार तुम्हारे हाथी पर। इत्तेफाक से नेतागिरी तो एक तरफ है, मैं नेता नहीं हूं, मैं आप लोगों की बिरादरी का आदमी हूं। पहले मैं एक बात बता दूं आपसे, मैं भी 4 पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। उसके बाद मैं चारों लोगों से चाहूंगा कि इस पर कमेंट करें। खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी सौंप दी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, कौन हाथी पे बैठा कौन क्या बैठा, हमें उससे मतलब, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश कौन हाथी पर बैठा उससे आपको क्यों मतलब नहीं? 2007 में जब चुनाव हुआ था, तब बहन जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। याद होगा सबको। आप आज 2017 में नारा क्या हो गया है? अब गुंडे चढ़ गए हाथी पर, गोली मारेंगे छाती पर। मैं वहीं आ रहा हूँ। कहाँ हम जहां आप लाना चाह रहे हैं, गुंडे हाथी पे चढ़े, हम वहीं आ रहे हैं, हम वहीं आ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि विकास कितना हुआ है, इतना विकास हुआ है कि बाप को मजबूर होकर के कहना पड़ा कि मेरा बेटा धोखेबाज है। इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि चचा के बारे में कहना पड़ा कि हमारा सगा भाई बीजेपी का एजेंट है। इतना विकास हुआ है। अब रहा सवाल अंसारी बंधुओं का, तो मैं समझता हूं कि ये फैसला उनका है जिनकी पार्टी है। मैंने सिर्फ ये सोच करके कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो जाए, आप सिर्फ पार्टी के समर्थक हैं? बिल्कुल समर्थक हूं मैं। तो अभी आपने बोला कि चुनाव हम जीत रहे हैं, तो हम समर्थक है, तो हम ही तो जीत रहे हैं। आपने ये कहा सर कि ये चाय की पत्ती समझ के बेच डालेंगे। मेरा कहना यह है कि कुछ बेचने का आरोप तो आप पे भी है, और वो जो है वो ठीक बैठ जाए तो समर्थन आना चाहिए। हमने कहा कि टिकट बेचकर, बहुत अच्छे, सही मारा। टिकट बेचकर शुद्ध भाव को गंदा क्यों करते हो तुम? टिकट बेचकर शुद्ध भाव को गंदा क्यों करते हो तुम? हर अधिकारी से पैसा ले धंधा क्यों करते हो तुम? बढ़िया वाली पंक्ति अब सुनना कि हर अधिकारी से चंदा ले धंधा क्यों करते हो तुम? और जब भी जन्म दिवस आता है तभी वसूली होती है, और उपहारों को ठुकराते हो, चंदा क्यों करते हो तुम? उसका जवाब पंक्ति में दिया जाए, ऐसे दे दें। आपकी मर्जी है, जैसे देंगे दिया स्वीकार जाएगा। करेंगे। भारत की सारी जनता को बेहाल कर दिया। ओहो, आपने, अब आगे तो आने दीजिए। अच्छा मैंने समझा कि आप अपना बता रहे हैं। भाई आपने पब्लिक भारत की सारी जनता को, बिल्कुल समझ लीजिए इनकी उम्र 6 मिनट की है जी, जो मैं बोल रहा हूं। भारत की सारी जनता को बेहाल कर दिया, कश्मीर कर दिया, कभी भोपाल कर दिया। वादा किया था आएंगे घर घर में 15 लाख, जो घर में था वो ले लिया, कंगाल कर दिया। ये देखिए, बसपा के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा। जब मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी 95 में, तो बड़ा नारा गूंजता था, बाबा का जो मिशन अधूरा मायावती करेगी पूरा। आपको याद हो? तो अब स्थिति क्या हो गई? मैं कहना चाहूंगा कि बाबा का जो मिशन अधूरा, सब पीछे दिया है फेंक, नोट कमीशन लेकर सब टिकट दिए हैं बेच। जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पार्टी के कद्दावर लीडर
वो कोई भी हो, मशहूर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक कोई प्रूफ ना हो, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात किसी अब प्रियंका जी की बात सुन लेते हैं। प्रियंका जी की बात सुन लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुधांशु जी को सबके नारे याद हैं पर अपने खुद के नारे भूल जाते हैं। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। अब नया नारा चल रहा है, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। एक व्हाट्सएप पे बड़ा जोक चल रहा है आजकल। सीता मैया और राम बैठे हैं अपने घर पर, अचानक से राम भगवान को हिचकियां बहुत आने लगती हैं। तो सीता मैया पूछती है कि भगवान राम आपको इतनी हिचकियां क्यों आ रही हैं? तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में लगता है चुनाव आ गया है, भाजपा को मेरी याद आ गई है। प्रियंका जी हाँ, आपको बीजेपी के नारे याद हैं, लेकिन जेएनयू में जब नारे लगे थे तब आपके पार्टी के नेता ने क्या किया था, सुनिएगा। आज मैं बोलूं, मेरी कविता खत्म हो जाने दो, मेरी कविता खत्म हो जाने दो। आज आपका दिन है, थोड़ा हमें भी सुन लीजिए। मैं आपको रोज टीवी पे नोटबंदी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बस यही कहूंगी, नोटबंदी की आप काफी तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि आप तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष खुद ही नोटबंदी के बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप उनके नारे याद रहे, और जेएनयू में जब नारे लगे थे तब आपके नेताजी क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारी देख दशा, आंख हमारी देख दशा भारत की रो ही जाती है, कुछ लोगों की देशभक्ति पर शंका हो ही जाती है। आंख हमारी देख दशा भारत की रो ही जाती है, कुछ लोगों की देशभक्ति पर शंका हो ही जाती है। और जब भारत की बर्बादी के नारे शोर मचाते हैं, राहुल जी क्यों उन गंडों के साथ खड़े हो जाते हैं? बहुत बड़ा आरोप आपने देशभक्ति के ऊपर हम पर लगाया है। मैं आपको बता दूं, देशभक्त तो वो होते हैं जो देशभक्ति का काम भी करते हैं, सिर्फ नारेबाजी में नहीं जुटे रहते हैं। दूसरी बात, जिसने नारे लगाए थे, मैं पूछना चाहती हूँ आज भाजपा से, उनको तो अरेस्ट कर नहीं पाए, वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। मैं दूसरी चीज पूछना चाहती हूँ, जो कश्मीर से देशभक्ति की उम्मीद करते हैं, वो आज उन्हीं के साथ सत्ता भोगी बनते हैं जिनका इनने पूरा समय विरोध किया है। तो देशभक्ति उनकी नहीं होती है जो झूठे डकोसले वादे करते हैं, देशभक्ति उनकी होती है जो देश के लिए काम करते हैं। कश्मीर में दुश्मन की उधारी भी ले लिए, यह बड़ा दिल। हाँ। कश्मीर में दुश्मन की उधारी भी ले लिए, मुंबई में दोस्तों की कटारी भी ले लिए, अपने बुजुर्ग मार्गदर्शकी में व्यस्त हैं, अब भाजपा ने एनडी तिवारी भी ले लिए। दीदी एक निवेदन बीच में और कर दूं कि आपका भी एक नारा याद दिलाता हूं। आपने ये कहा था कि जो काला धन वापस आएगा। हमारा एक सवाल ये है कि यूपी ने ही, ध्यान रहे, सर्वाधिक सीटें आपको उत्तर प्रदेश नहीं दी थी लोकसभा में, यूपी ने ही लोकसभा में आदर से पहुंचाए हो, लेकिन अपना वादा अब तक निभा नहीं तुम पाए हो। और तुम तक कहते थे काले धन को जल्दी लेकर आओगे, 2.5 साल गुजार दिए हैं, कितना लेकर आए हो? हमसे पूछा जा रहा है कि अभी इतना काम हुआ, उतना नहीं हुआ। आपसे पूछा गया कितना लेकर आए हो? वही हम कह रहे हैं, 2.5 साल में कितना आया कितना नहीं आया। अरे भाई पूछ कौन रहा है? वो जो ले जाके सब धर दिए थे। यानी कि जो हिंदी की एक कहावत है ना, उसको शब्दशः मत लीजिएगा। प्रश्न ये नहीं है कि जो एक कहावत ये है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब आज जो हो रहा है उसको कहेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर देखिए, आप चोर देने के खुद को कोतवाल मत कहिए। तो बातों पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मरने की बात हो चुकी है, चारों लोगों से बात है कि मरने की बात हो चुकी, जीने की बात कर, गाली गलौज छोड़, करीने की बात कर। बहुत अच्छे। सीने के नाप से ये सियासत न चलेगी, अब आम आदमी के पसीने की बात। बहुत अच्छे चिराग भाई, बहुत अच्छे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मगर देखिए जनता बहुत समझदार है। आपने एक कहावत सुनी होगी, पुराने जमाने में क्या होता था, ये राजा लोग जब किसी की बात सुनते थे, खुश हो जाते थे, तो आपको हाथी दे देते थे, ठीक, और नाराज हो जाते थे तो हाथी के पांव के नीचे कुचलवा देते थे। तो कहा जाता ना, बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। बहुत अच्छे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता भी उसी प्रकार समझती है। किसने सिर्फ बातें की और देखता था, देखते रहे, तो 414 से 44 पे पहुंचे और हम 2 से 282 पे पहुंचे। आप कह रहे हैं आप कितना जमाए हैं धन, वो कह रहे हैं आप कितना वापस लाए हैं। जनता समझदार है और जनता की आवाज बनकर गौरव चौहान कहता है आप सभी से, सत्य सा खुले हुए ना आप हो,
शहद में घुले हुए, ना आप हो ना आप हो, हम कहें किसको भला किसको बुरा, ये छोड़िए दूध के धुले हुए, ना आप हो ना आप हो। शंभू जी, हमारे चारों जितने भी देश के बड़ी पार्टियां हैं, ये चारों लोग से मैं सवाल करता हूं, वो ये एनडी तिवारी वाले दुनिया सवाल का भी जय- तो जवाब नहीं आया। कोई आएगा भी नहीं सवालों का कोई है ना काले धन कई- का है, ना एनटी तिवारी का है, ना काले धन का जवाब आएगा। बस एक ही बात है, ये दुनिया जैसे झूठे वायदों पे टिकी है, इन रहनुमाओं में कहीं कोई तो कमी है। 70 बरस के बाद भी इस देश की जनता पानी, सड़क व बिजली को मोहताज रही है। 70 साल केवल 4 पंक्ति। चिराग भाई, गौरव भाई, 2 70 साल कांग्रेस, इशारा आपकी तरफ है। मैं एक कहना चाहता हूं कि अभी आप लोग राहुल जी को पीएम बनाने के प्रोजेक्ट पर ध्यान मत दें। उससे भी बड़ी राष्ट्रीय चिंता का जो विषय है, मैं वो आपकी तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि अभी गठबंधन हुआ और दिल्ली में जब मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राहुल ने कहा कि मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा, और दिल्ली में परसों हो भी गया। तो मैंने कहा कि दुनिया को लग रहे हैं कभी ट्रंप के झटके, और यूपी में लग रहे चुनावी जंप के झटके, और राहुल ने क्या अखिलेश के कानों में कह दिया, दिल्ली में भी लगने लगे भूकंप के झटके। उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि बताया जाता है ये इस बार मुफ्त मिलेगा और ये इस बार मुफ्त मिलेगा, और ये गलती हमारी और हमारी जनता की है कि हम उन मुफ्त के वादों को देखकर लालायित होकर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। 4 पंक्तियां जिम्मेदार लोगों से, क्योंकि आप लोगों के कंधों पर देश की कमान है, कि हर बार इन्हें मुफ्त के सपने न दिखा तू, एक बार बदल डाल ये किस्मत का लिखा तू, ये मुफ्तखोरी देश को बर्बाद न कर दे, राजनीति इनको कमाना भी सिखा दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी मुफ्त मोबाइल तो इधर मिल रहे हैं। देखिए, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक बात बताइए, क्या बुराई है जिस गरीब घर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दे दिया, जो शायद कौन कह रहा है लाइट नहीं है? अरे अंसारी साहब पहले तो आप अपना पहले तो आप अपना पक्ष क्लियर कर लीजिए कि आप बसपा में हैं या नहीं है। 1.5 करोड़ मोबाइल देने का मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है, वो इन्हीं के डिजिटल इंडिया के जो प्लान बनाया है उसको साकार करने का काम कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सा एक आसान सी बात आप सबसे ही पूछता हूँ, नीयत में किसके खोट है जो ठगने लगी है, इस देश को दीमक सा जो कुतरने लगी है। वादा तो किया है सभी को मुफ्त मिलेगा, वादा तो किया है सभी को मुफ्त मिलेगा, फिर जिंदगी क्यों महंगी इतनी लगने लगी है। देखिए शिखर भाई, आपकी बात को पूरा करता हूं। अनिल जी, वादे आपने किए, ये भी करेंगे, सब करेंगे 27 साल से हमने निभाए। चलिए मैं देखता हूँ, सुनिए, लेकिन 27 साल यूपी बेहाल बाल कहने वालों के साथ आप मिल भी तो गए। अरे वो एक बात इसीलिए कहता हूँ, भाई को लड़ने दें, इसीलिए कहता हूँ, इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे और आगे ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। 27 साल से आप लोगों को लड़ते देखा था, पहली बार इतना सौहार्द देख के बड़ा दिल में अच्छा लगा हमको। वैसे ही मैं केवल 4 पंक्तियां इस गठबंधन पे पढ़ देना चाहता हूँ कि पापी भी साथ आए तो पवित्र हो गए, पापी भी साथ आए तो, देखिए कविता के बीच में तो नहीं चलेगा, पापी ये कोई संसद थोड़ी है जो मर्जी बोल ले, बोलने का मौके भी तो मौका नहीं मिलता। तो पापी भी साथ आए तो पवित्र हो गए, दर्पण से साफ उनके सब चरित्र हो गए, कितनी सहिष्णुता है सियासत के मार्ग पर, जो सांप नेवले थे आज मित्र हो गए। आज आपने कश्मीर की सरकार का वर्णन किया है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तो उन्हें सबसे पहले तो सुधांशु जी लपेटे थे, आप तक तो बहुत बाद में आए हो। आपने जो कश्मीर की तरफ इशारा किया, देखिए फिर से बसपा के पेट में दर्द हुआ, इशारा। अरे बसपा का पेट बहुत बड़ा है, दवाई नहीं दे पाओगे। अभी अनिल साहब कह रहे थे विकास की बात कर रहे थे, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। जी वोटर के मन को कोई नहीं, क्या है, हमने आने वाला वक्त नहीं। अरे तो भाई अगर किया था तो फिर कांग्रेस की बैसाखी क्यों ले लिया आपने? जब किया था तो अपने ऊपर इतना करो। तो बात यह है, एक बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? हाँ, बीवी ने कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ। शौहर ने कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहा कितनी का बहुत? कहा अच्छा ये बताओ मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? कहा बीवी तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा।
कहा वो तो ठीक है, ये बताओ दूसरी शादी तो नहीं करोगे? बोले पागल तो कुछ भी कर सकता है। वो हाल यहाँ गठबंधन में हो रहा है। 27 साल में बहुत साथ में रहे हैं और मोहब्बत ऐसी है कि इसे एक लाइन में कहेंगे, सुनिए तो, एक लाइन में इन दोनों का 27 साल का जो लड़ाई और मोहब्बत का दौर है ना। सर बसपा और जब बहन जी ने बीजेपी के नेताजी को राखी बांधी थी तब वे आपके साथ भी थे। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही, मगर वो कहानी तो 17 साल पुरानी हो गई। 27 साल में इतनी बार गठबंधन हुआ फिर टूटा, तो वही लाइन याद आती ना, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, मर तो जनता रही। प्रियंका जी मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपका गठबंधन ये सफल हो, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या है? दिग्गी और तिवारी के मुंह से वाह करा दो, दिग्गी और तिवारी के मुंह से वाह करा दो, राहुल को सभी संकटों को स्वाह करा दो, और दूजों के हाथों ऐसे ही लुटती रहे ना खाट, अच्छा हो कि जल्दी से उनका ब्याह करा दो। मैं अनिल जी से एक निवेदन करता हूं सर, ये सवाल विशेष रूप से गठबंधन पर है। हमने ये कहा कि जो दुश्मन से हाथ मिलाएं अभिनंदन कैसे कह दूं, और जिसमें बदबू भरी उसी को मैं चंदन कैसे कह दूं, और तुम अपराध बढ़ाने वाले वे घोटालों वाले हैं, ऐसे ठगबंधन को बोलो गठबंधन कैसे कह दूं। गजब हो गया। बढ़िया। जो अपराध बढ़ाने वाले की बात की है आपने, जो अपराध बढ़ाने वालों की बात की है, मैं बता दूं आपको कि जो पहली सूची आई है पहले चरण में 40% उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिन पे मुकदमे दर्ज हैं, और ऐसे ही आम मुकदमे नहीं जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप जैसे मुकदमे भी हैं। मैं इस समय एक कविता में बात कहना चाहूंगा। स्वागत है। और सुनिए, वो हम नहीं बोल रहे हैं, एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी। अदम गोंडवी ने लिखा है, समाजवाद और अपराधीकरण का जो गठबंधन हुआ उस पे उन्होंने लिखा है कि काजू भुने हैं प्लेट में विस्की गिलास में, उतना है रामराज यो विधायक निवास में। और आगे उन्होंने लिखा, उनके शब्द मेरे नहीं, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यो विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। याद है संसद में खरीद फरोख्त हुई थी, तो उन्होंने कहा पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद को बदल दिया है आपने नखास में। नखास वर्ड का मीनिंग याद है? इट इज अ पर्शियन वर्ड जिसका मतलब होता है घोड़ों की मंडी। वैसे तो सब समानता के लिए इरादे बैठे हैं, नारी पुरुष बराबर होगी करके वादे बैठे हैं, और नारी के सम्मान से ज्यादा वोटों की बस है चिंता, 3 तलाक पर सारे नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए मसला ये है, वो 4 बीवी 40 बच्चों की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके पास ना बीवी है ना बच्चे हैं। 3 तलाक का जहां तक मसला है, उनकी पर्सनल मैनेजमेंट है, बीवी है पर है नहीं। नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ। मैं क्लियर कर दूं, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं, मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ। मैं पीएम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अब रहा सवाल 3 तलाक का, तो मैं भी एक मौलवी होने की हैसियत से, नेतागिरी अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, 3 तलाक जो एक नशिस्त में हो रही है वो नहीं होना चाहिए। और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से इतनी गुजारिश करूंगा कि 3 तलाक पर बैन लगाने का कानून ना बनाइए। कानून अगर बनाना है तो जिस मर्दूद ने एक बैठक में अपनी बीवी को 3 तलाक दी है, 10 साल की सजा कम से कम उसको होनी चाहिए, ताकि दूसरे आदमी को पता चल जाए कि तलाक देना क्या होगा। बहुत बढ़िया, अभिनंदन। देखिए यहाँ समस्या कहां से आई इस देश में लोकतंत्र में। शाबानो केस में क्या हुआ कि 100 कुछ रुपए मुआवजा तय हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा, मगर तत्कालीन राजीव गांधी जी की सरकार ने कहा कि हम धार्मिक मामले में इतना सा भी दखल नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो वो 100 कुछ रुपए का जो मुआवजा देना है वो नहीं होगा, कोर्ट का निर्णय पलट दिया जाएगा संसद में लाके। मगर जब राम मंदिर की बात आई क्या कहें, भगवान कहां पैदा हुए ये कोर्ट तय करेगा। वाह, एक मामले में धर्म के मामले में ये और दूसरे में ये, इसी ने सारी समस्याओं को जन्म दिया। ये इनके सामने समस्या। जलीकट्टू पे आपने क्यों बदल दिया? देखिए जलीकट्टू और दोनों में एक अंतर है, सांस्कृतिक खेल और आप धर्म के बाद दोनों में एक तुलना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो जलीकट्टू पे, अरे सुनिए ना, अरे भाई जिनको जलीकट्टू के ऊपर पशुओं पे हो रहे अत्याचार के ऊपर बड़ी नाराजगी, तो मैं उनसे कहता हूं सब बिरयानी खाना छोड़ दें।
चलिए शंभू जी, शंभू जी। सुधांशु जी, एक बहुत समय तक सवाल आप सीधे समझ जाएंगे, क्योंकि इन सबको इस सवाल के दायरे से इसलिए बाहर करता हूं कि आप लोग अक्सर ये परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं सवाल सीधा करता हूं, आप समझ ही जाएंगे। भाई भतीजावाद से कब मुक्ति मिलेगी, जनता की जेब कब तलक ये यूं ही कटेगी। वादे तो लाख करते हो विकास के, मगर वादे तो लाख करते हो विकास के, मगर कब तक बताओ अपनों मेरे बढ़िया बटेगी। कब तक बताओ अपनों में। तो जो रेवड़ी बांटने वाले उनसे पूछे, जहां एक परिवार के 43 लोगों को भिन्न भिन्न सरकारी पद प्राप्त। सवाल भी नहीं डाल सकते हैं, पूरा नींबू नहीं निचोड़ना चाहिए। राजनीति में उतार दी, इसके लिए क्या कहेंगे? जब परिवार के लोग चुन के जाते हैं तो राजनीति का स्तर क्या हो जाता है? कैसे कैसे लोग शासन चलाने लगते हैं, नीतियां बनाने लगते हैं। सियासत में अनाड़ी भी नए नुस्खे निकालेगा। हाँ, बैठाई दिया उसको। सियासत में अनाड़ी भी नए नुस्खे निकालेगा, और कटा जिसका अंगूठा हो वही सिक्का उछालेगा। वेरी गुड। कटा जिसका अंगूठा हो वो वही सिक्के उछालेगा। और बड़ा ईमान वाला चोर है सरकार का डॉक्टर, करेगा सर्जरी दिल की मगर किडनी चुरा लेगा। यूपी इलेक्शन में पिछले 6-7 महीने में जो भी कुछ हुआ है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। आपको बहुत कई बार क्रोध आया इस बहस के बीच में, बनता भी है। बालक को बैठाए रखो और कोई उसे पूछे ना तो वो इरिटेट हो जाता है। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि इस इरिटेशन का कारण क्या है, और आप तीनों को तो समर्पित करूंगा ही। कि राहुल विपक्ष बन के फ्रंट पेज खा गए, राहुल विपक्ष बन के फ्रंट पेज खा गए। मोदी जी नोट बांटने का क्रेज खा गए। मायावती ये सोच सोच कर है परेशान, अखिलेश चैनलों की सब फुटेज खा गए। सवाल सुनना कि गठबंधन करने वाले को क्या हम सच्चा यार कहें? गठबंधन करने वालों को क्या हम सच्चा यार कहें? क्या दोनों की सरकारों को कामयाब सरकार कहें? और दिल्ली में थी कांग्रेस, तब यूपी में अखिलेश जी, और जला मुजफ्फरनगर आग में किसको जिम्मेदार कहें? बहुत बढ़िया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक ऐसी वीडियो वायरल की जिसका उसके आसपास के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई आदमी दंगा कराए और उसको भारतीय जनता पार्टी और इनाम से नवाजे, उन्हें रेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी, तो आप बताइए इसमें किसकी गलती है? एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। आपने जब वीडियो की बात कही, तो आपकी सरकार के एक बहुत कुख्यात मंत्री महोदय फोन करके दंगाइयों को छुड़ाने के लिए उसमें सिफारिश करते नजर आ रहे थे। और तीसरी बात, नहीं साहब, फेक वीडियो था तो क्यों नहीं जांच करवाई? और तीसरी बात, अरे भाई सुनिए ना, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हो गया, चेतावनी देना छोड़िए, एडवाइजरी देना छोड़िए, रिपोर्ट तक नहीं मांगी थी। एक टिप्पणी प्रियंका जी से ले लेता हूं, फिर गौरव जी के पास जाऊंगा। संगीत सोम हो, संजीव बलियान हो, और बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मैं आपसे पूछती हूँ आज कहाँ कहाँ हैं? आज संजीव बलियान कहाँ बैठे हैं? प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं। आज संगीत सोम क्या कर रहे हैं? Z+ सिक्योरिटी कहाँ से आई है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है। उन तथाकथित दंगाइयों के ऊपर आपने जो जो चार्जेस लगाए थे, कोर्ट में एक भी प्रूफ कर पाए? गैंगस्टर एक्ट लगाया तो था आपने संगीत सोम, और उनपे क्या हुआ? कोर्ट में क्यों फेल हो गया? इसका मतलब आपका आधार तथ्यात्मक नहीं था। सबने अपनी बात कही कि साहब वो बच गए, वो बच गए, वो बच गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहे हराम कह दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो। तुम्हें हुकूमत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर। ये आपकी सियासत करती है या आप लोग करते हुए? हम नहीं करते। ये देश के जितने हिंदुस्तानी लोग बैठे हैं उनके मन में क्या है? हमें लड़ाने का काम करती है सियासत। लेकिन हम क्या कहते हैं कि है जब तक सरजमी पर जश्न, होली और ईदों के, मिटा सकते नहीं गद्दार भी दीपक उम्मीदों के। और जरूरत है नहीं लादेन के चेलों से डरने की, है कुनबे जब तलक जिंदा यहाँ अब्दुल हमीदों के। बहुत अच्छे। जब तलक जिंदा। एक बात आपने चलते चलते छेड़ी थी, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। बहुत अच्छे। वतन के, आपने उसामा जैसे गद्दार का नाम लिया है, मैं शेर पढ़ता हूँ। वतन के दुश्मनों
को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां हम बम नहीं रखते। बहुत अच्छे। एक दोहा, ये जो टोटल राजनीति चलती है, चलिए आखिरी चुनाव पर एक दोहा और कि डंका बजा चुनाव का, और मैं चाहता हूँ ये परिस्थिति बदले किशोर जी, कि डंका बजा चुनाव का, खड़े हो गए कान, मोहरे लड़े बिसात पर, हारा हिंदुस्तान। मोहरे लड़े बिसात पर। और ये 4 पंक्तियां साहब चारों लोगों के लिए। कहने को प्रजातंत्र है, किंतु प्रजा से मेल नहीं है, और जिसमें फल हो फूल अमन के, ऐसी कोई बेल नहीं है, और जलता को मिल सके उजाला, ऐसी आशा मत करना। लोकतंत्र के इस दीपक में बाती है पर तेल नहीं। और आखिरी देखिए, मैं अंत में सबके लिए कहना चाहूंगा जी, जनता पार्टी पॉलिटिक्स सबसे हटकर कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। बढ़िया बात सुधांशु। इस उम्मीद के साथ कि जिस माहौल में और जिस अंदाज में आज ये बातें हुई हैं, बड़ी गहरी बातें, चुनावी बातें, लेकिन काव्य में, हास्य में, व्यंग्य में, काश हमारे प्रचार, हमारा पूरा लोकतंत्र इसी भाव में चलता, इसी माहौल में चलता। इस उम्मीद के साथ मैं सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करूंगा। अंसार रजा साहब, प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका, सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर तालियां कवियों के लिए।